हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे वीडियो को दूसरे किसानों में शेयर कीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पर भी देख रहे हैं तो फेसबुक पर टॉपर किसान पेज को फॉलो कीजिएगा। तो आइए देर न करते हुए चर्चा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूं कि सर इस समय कौन सी वैरायटी ज़्यादा उचित रहेगा गेहूं की खेती करने के लिए, और कम पानी में जो अच्छा उत्पादन दे सके ऐसी वैरायटियों के विषय में कुछ बताएं, और यह भी बताएं कि बुआई कैसे करें और बुआई के कितने दिनों बाद उसको पहला पानी देना चाहिए, और फिर कब कब उनकी सिंचाई करनी चाहिए तो अच्छा उत्पादन मिल सकता है। उसके अलावा भी उसमें रोग बीमारी के लिए क्या क्या मैनेजमेंट करना पड़ेगा, इसके विषय में भी विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। किसान भाइयों नमस्कार। आज इस गोष्ठी में थोड़ा सा जो मैं चर्चा करूंगा, पहला तो जो है खेत की तैयारी जी। अब रही बात कि समय धीरे धीरे गेहूं बुआई का जो है अब मध्यम स्थिति में है। जी जी। लेट वैरायटी के जो बुआई होगा अब होगा। अब जो बुआई हो गया, जो ज्यादा दिन के गेहूं उत्पादन देने वाले हैं, लंबी अवधि के गेहूं हैं, उनका तो बुआई हो गया। अब जो भी बुआई होगा, मध्य जो है समय में उत्पादन मिल जाए, मध्य किस्म की गेहूं का जो है उत्पादन मिलना चाहिए। तो ये बुआई का जो समय चल रहा है ये 15 दिसंबर तक। तो जो आपका क्षेत्रीय वैरायटी था जैसे मालवी 234 जी, ये 25 दिसंबर तक, पूरी दिसंबर तक इसको बोया जा सकता था। अच्छा। लेकिन ये बहुत पुरानी वैरायटी हो गई और जो है बढ़िया बीज जो है मिलना बड़ा कठिन हो गई है। कहीं कि किसी के पास है या विश्वविद्यालय से फिर नई थोड़ा सा बीज तैयार कर रहे हैं तो वो मिल सकता है। तो वो तो जो है आप 25 दिसंबर तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उत्पादन अच्छा मिल जाता है उसका। एक वैरायटी जो है बड़ी अच्छी वैरायटी जो है आगे है आपके जनपद में, DBW 187। अच्छा। जिसको आप करण वंदना कहते हैं। अच्छा। तो इसका उत्पादन वैज्ञानिकों के अनुसार जो है काफी जबरदस्त है। अच्छा। और कुछ किसानों का जो रिस्पांस मिला है, पर हेक्टर 80-85 कुंटल नहीं 90 कुंटल तक जो है उत्पादन लिया है किसी ने। अच्छा। पर हेक्टेयर। तो इस परिस्थिति में जो है जी, अपने हक का जो है मिट्टी, पानी, आबो हवा को देखते हुए हम बुआई कई लोगों से करा चुके हैं, लेकिन वो जो है रिस्पांस नहीं मिल पाता है जो इस वैरायटी का रिस्पांस नीचे वाले क्षेत्र में मिलता है। अच्छा। क्योंकि अपने यहाँ थोड़ा सा कम उत्पादन मिल रहा है। तो वैरायटी का नाम एक बार किसान भाइयों के सामने एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। DBW 187। अच्छा। एक और नाम आपने बताया, करण वंदना इसी को कहते हैं। अच्छा। तो अच्छी वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है। और वैरायटी जो अभी बुआई हो चुका है उसके समकक्ष है उत्पादन देने में। लेकिन ये जो है आप पूरे नवंबर का 5 से 7 दिसंबर तक भी इसको बो सकते हैं। अच्छा। और इसके बाद भी 15 दिसंबर तक भी इसको लेके जा सकते हैं। थोड़ा सा उत्पादन प्रभावित होगा, लेकिन अच्छी वैरायटी है ये। तो इसका खेती किया जा सकता है। अब रही बात कि कुछ वैरायटी और हैं, जैसे आपका नैनी में एक जो स्वाट्स कृषि विश्वविद्यालय है उनकी कुछ वैरायटियां हैं। अच्छा। स्वाट्स 13 है, स्वाट्स 35 है, इस तरह से 2-3 वैरायटी उनकी बड़ी अच्छी वैरायटी है। और अपने यहाँ का मिट्टी में बहुत रचा बसा है वो। अच्छा। जितना कहा जाए वो जो है कम रहेगा, क्योंकि उसका मैं कई वर्षों से उत्पादन लेते आ रहा हूँ। 2 पानी पर भी जो है 10 से 12 कुंटल बीघा यानी 40 से 50 कुंटल हेक्टर जो है उत्पादन उसका मिला है। अच्छा। 2 पानी दे करके, पहला पानी जो है 21 से 25 दिन या 30 दिन पर दे दिए हम। कोशिश तो हो कि 21 से 25 के अंदर हो जाए। और दूसर की पानी बाली निकलने से पहले दे दीजिए, तो 10 से 12 कुंटल बीघा यानी 48 से 50 कुंटल हेक्टर चला जाता है उत्पादन। अच्छा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, काफी मोटा मोटा इसका जो है डंठल है, थोड़ी सी बौनी किस्म है। और बाली की लंबाई जो है
गजब की है, 6-6 इंची बाली की लंबाई है। और दाना की संख्या यदि देखा जाए तो एक एक बाली में जो है 125 दाने तक मैं गिना हूँ उसमें। अच्छा अच्छा। मोटा मोटा जो है उसका दाना है, जैसा तना वैसा दाना। और इसके बाद खाने में भी मुलायम और अच्छा है, स्वादिष्ट है। अच्छा। तो ये वैरायटी बड़ी अच्छी हमको जो है लगा अपने जनपद के लिए। और जहाँ के किसान करेल मिट्टी हो या जो है धनुषर हो, सब में जो है बड़ा बढ़िया जो है चल रहा है ये। जी। और बहुत किसानों को मैं दिया भी हूँ बीज, और उसका लाभ जो है लोग ले भी रहे हैं। तो ये वैरायटी किया जा सकता है। इसका सही समय बुआई का क्या रहेगा? इसका देखिए सही समय तो चल रहा है। अच्छा। ये तो जो है 15 जी नवंबर तक यदि बोआ जाता है तो और बेहतरीन उत्पादन देता है। 15 नवंबर तक यदि बोआ जाता है तो गजब की उत्पादन देता है ये। अच्छा, इस समय तो सर लगभग आज 24 नवंबर हो गया। चलिए इसको आप 15 दिसंबर तक बोएंगे तब भी उत्पादन मिलेगा। बहुत उत्पादन का असर नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे बड़ी विशेषता इसमें यह है कि झकता नहीं है ये। पानी यहाँ सबसे होता है पहले टेम्परेचर आ जाता है और दाना जो है पतला हो जाता है, तो ये झकता नहीं है। इसमें जो है दाना में वजन है और दाना मोटा मोटा है और बहुत बेहतरीन वैरायटी है ये। अच्छा। तो ये हो गया। लेकिन सबसे देखिए मेन चीज है, हम करते कहाँ गलती है। बीज का तो आपने चयन कर लिया, बीज के विषय में जान लिया, लेकिन सिर्फ बीज ही सब कुछ नहीं है। हमको बीज के साथ साथ खेत की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो खेत की तैयारी कैसे किया जाए? देखिए खेत की तैयारी अब दो स्थिति है। यहाँ तो पलिहर वाला कहानी जो है बड़ा कम हो गया है, लगातार फसल पे फसल लिया ही जा रहा है और किसी न किसी फसल को काटे होंगे, इसके बाद तैयार करेंगे, धान के बाद लेना है। तो इस परिस्थिति में थोड़ा सा जो लेट हो रहा है तो धान की वजह से अंदर तक बुआई हो गया होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि धान कटाई के बाद खेत को जो है जोत दीजिए। अच्छा। सूखे 2 से 3 दिन 4 दिन जो है धूप लग जाए, इसके बाद पलेवा करिए, इसके बाद बोइए। तो उससे होता है कि जर्मिनेशन बहुत बढ़िया होता है और जो है खेत का जो गहरी जुताई होने से जड़ का विकास अच्छा होता है। और जब जड़ का विकास जितना बढ़िया होगा उतने अच्छा जो है उत्पादन मिलेगा। तो ये हो गया महत्वपूर्ण। लेकिन रही बात कि अब खाद और उर्वरक की जहां तक बात है, देखिए सबसे बात यह है कि हम रासायनिक खाद की तरफ भागे जा रहे हैं और रासायनिक खाद से हर तत्व तो नहीं मिलता गेहूं में या कोई फसल में नहीं मिलेगा। जी। हमको जो है अलग अलग तत्वों को पूर्ति करना ही होगा फसल के लिए, जो है ला करके डाल करके। लेकिन यदि हम उसमें कंपोस्ट खाद डाल दे रहे हैं, सड़ी हुई गोबर की खाद हो गया, बर्मी कंपोस्ट हो गया, या जो है हरी खाद की यदि हम इस्तेमाल कर लिए तो हमारा लगभग जो है हर तरह का जो तत्व है वो जमीन में आ जाते हैं और हमारा पौधा को जो है मिल जाता है। जी। तो हम तो ये कहेंगे कि जितना आपके पास हो सके अधिक से अधिक कंपोस्ट, बर्मी खाद कम से कम जो है खेत में डाल करके तब जो है पलेवा करिए, इसके बाद तब जो है जुताई करके तब जो है गेहूं लगाइए। तो इसका प्रयोग जुताई से पहले होना चाहिए। देखिए ये खाद जो है जुताई से पहले होना चाहिए। देखिए 2 तरीका है। एक तो लोग करते कहाँ है कि खेत जो है पलेवा किए, इसके बाद डाल करके तब जुताई करते हैं। अब मैं कहता हूँ कि पहले खेत में डालिए, इसके बाद पलेवा करिए और इसके बाद तब जो है उसको लगाए। तो होता है कि उस पानी के साथ फैल जाता है वो। अच्छा, पूरा खेत में और जितना हमारा बैक्टीरिया उसमें है और जितना केचुआ हो जाते हैं उसमें, वो हमारे खेत में फैल जाएंगे और सर्वाइव कर जाएंगे जो है उस मिट्टी में। और तत्काल जब ही हम बुआई करने जाते हैं उस समय रासायनिक खाद भी हम डालते हैं और कंपोस्ट भी डाले हुए हैं। तो जो इसमें हमारा जीवाणु तो है, ये है जो जीवाणु है, जो उसके साथ जो हमारा आगे हैं केचुआ, वो सब मर जाते हैं। तो उससे बढ़िया है कि पहले करके तब हम उसमें जो है बुआई करें। अच्छा। तो ये हो गया। अब सिंचाई की बात मैं बता ही दिया कि अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से और पानी के उपलब्धता के हिसाब से सिंचाई होनी चाहिए। जी। हमारे पास 2 पानी की व्यवस्था है तो हम 2 पानी पहला 21 से 25 दिन 30 दिन पर डाल दिए और दूसरा का बाली निकलने से पहले डाल दिए। जहाँ 3 पानी की उपलब्धता है, पहली पानी 25 से 30 दिन पर डाल दीजिए जी। और दूसरा का 55 से 60 दिन पर डाल दीजिए और एक फिर जो है तीसरी पानी जो डालना है बाली निकलने से पहले। बाली निकलने के बाद पानी कतई मत दीजिए। अच्छा, बाली निकलने से पहले देते हैं।
जहाँ पानी कम है वहां के लिए मैं बात कर रहा हूँ, और पानी जहाँ भरपूर है वहां बाली निकलने के बाद भी जो है पानी दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक सावधानी बरतना होगा आपको। होता क्या है कि जब पछुआ हवा चलता है हमारा जमीन से नमी भाग जाता है, उस पीरियड में मैं जब फ्लड सिंचाई करता हूँ तो सूखी हुई जमीन होने की वजह से पूरा मिट्टी हिल जाता है, हवा में जो है पूरा तना हमारा हिल जाता है, और वहाँ जो है फसल हमारा कमजोर हो जाता है, और जो है सिंचाई का लाभ न मिल करके हानि में बदल जाता है। अच्छा। तो यदि पानी जहाँ भरपूर है तो जब एक तो आप बाली निकलने से पहले दिए हैं, और जब ही बाली निकलने से जो पानी पहले दिए उसके क्रम 15 दिन से 12 दिन पर देखिए कि नमी हो, खेत में हो, पैर दबता हो, तुरंत एक सिंचाई दे दीजिए। फिर तीसरी सिंचाई, जब ही पैर दब रहा हो फिर तीसरी सिंचाई दे दीजिए। उससे होता क्या है कि हमारा जमीन में पानी जाने के बाद कितनों हवा चले वो हिल नहीं पाता है, जमीन हमारा सख्त सख्त रहता है बना हुआ। मतलब अगर मिट्टी सूख जाती है तो पानी पड़ने पर वो बहुत ढीली हो जाती है। तो कतई ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए किसान भाई को। हम तो यही तो जहाँ पानी की उपलब्धता ज्यादा है वहाँ के लिए मतलब क्या है कि मिट्टी सूखना नहीं चाहिए, हल्का नमी हो तभी हम जो उसकी सिंचाई करते हैं। अच्छा, पहली सिंचाई से होगा कि मतलब सिंचाई आपने कहा कि पहली सिंचाई 21 से 25 दिन में होनी चाहिए जी। उसके दौरान क्या किसी रसायन का, किसी खाद का प्रयोग किया जा सकता है? देखिए, आप ऐसे समझ लीजिए कि पहला तो आपने जो है बेसल में जो है डालिए दिया है भरपूर। खेत में यदि सब कुछ तत्व है तो कोई जरूरी नहीं है, हल्का जो है नाइट्रोजन हम दे करके पूर्ति कर सकते हैं, या नाइट्रोजन का स्प्रे करके हम पूर्ति कर लेंगे। जहाँ तत्व की कमी है वहाँ जिंक का भी डालना पड़ेगा, कैल्शियम भी डालना पड़ेगा, बोरान भी डालना पड़ेगा, मतलब सूक्ष्म तत्व उसमें डालना पड़ेगा आपको, तब जाकर के बढ़िया जो है उत्पादन मिल पाएगा। फील्ड में देखा गया है कि किसान ज्यादातर करते क्या है कि जो ही वो सिंचाई करते हैं उसके बाद वो ज्यादातर यूरिया का प्रयोग करते हैं। ये कहाँ तक लाभदायक? नहीं, देखिए लाभदायक तो है, लेकिन किसान भाई हमारे यहाँ तो जो है आंख मूंद करके बोरी के बोरी डाल देते हैं, लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी अच्छी तरीका ये है कि आप सिंचाई के बाद जब पैर ये होने दबना शुरू हो जाए तो उस परिस्थिति में आप अधिकतम 1 एकड़ बोरी भी नहीं डालना है। हम तो कहें कि मुश्किल से आधा बोरी एकड़ जो है, अच्छा, मतलब लगभग 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालिए, और उसमें सल्फर मिला दीजिए। तो सल्फर मिला करके जब डालेंगे तो एक कोट बन जाएगा। अभी नीम कोटेड यूरिया जो आ रहा है उस पर एक कोट और जो है आपका सल्फर का बन जाएगा, और ये जब जाएगा आपका तो जो है हरा भरा भी करेगा और जो है फफूंद के प्रति सहनशील है ये हो जाएगा। और ये एक तत्व सल्फर में और है कि खरपतवार को भी मारता है ये। तो सल्फर की मात्रा सल्फर प्रति एकड़ 1 से 2 किलो जो है मिलाइए, और जो है बड़े आराम से उसको यूरिया में मिला करके तब उसका स्प्रे करें। तो होगा क्या ना कि यूरिया धीरे धीरे रिलीज होगा और धीरे धीरे पौधा आपका लेगा, और एक बार ऐसे यदि आप सीधे छीड़ देते हैं तो तेजी से रिलीज होता है यूरिया, कुछ उड़ जाता है और कुछ जमीन में चल जाता है और कुछ ही पौधा को मिल पाता है। कुछ किसान भाई नैनो यूरिया का प्रयोग करते हैं, तो क्या उस दौरान वो सल्फर और नैनो यूरिया को मिक्स कर सकते हैं? देखिए, सल्फर हम वहाँ रिकमेंड नहीं करेंगे जी। यदि आप नैनो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ सागरिका का इस्तेमाल आप कर लीजिए। अच्छा। नैनो DAP का इस्तेमाल कर लीजिए। हम तो कहें कि आप बेसल ड्रेसिंग में डाल दिए हैं, इसके बाद सिर्फ स्प्रे पर आप पैदा कर लीजिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। हर 15 से 20 दिन पर जब ही आप मौका मिल जाए 20 दिन पर एक स्प्रे मार दीजिए। 20 दिन पर मार दीजिए, आपका जो है फसल बेहतरीन चलेगा। तो किस चीज का स्प्रे होना चाहिए? अब जैसे पहला हम जो है सागरिका और नैनो यूरिया का कर लिए, दूसरा बार जब हम करने चल रहे हैं तो उसमें हम नैनो भी ले सकते हैं यूरिया, सागरिका भी लेते हैं। सागरिका नहीं ले रहे हैं तो आप उसमें पोटास घुलनशील जो आ रहा है उसको ले लीजिए, पोटास और यूरिया। हाँ, तो एक बार दे दीजिए। इसके बाद तीसरी यदि आप स्प्रे करने के लिए सक्षम हो तो वहां सागरिका, नैनो और जो है आप DAP, नैनो DAP भी आ रहा है, इसका भी स्प्रे आप कर सकते हैं। नैनो DAP और नैनो यूरिया और सागरिका, ये तीनों मिला करके आप स्प्रे कर दीजिए। और फिर यदि आप चाह रहे हैं कि और मिला लें तो आप पोटास फिर मिला सकते हैं उसमें। अच्छा, चारों तत्वों को एक साथ मिला करके और जो आप स्प्रे कर दीजिए, और बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। उत्पादन में कहीं से कोई कमी नहीं होगा, और जो है सबसे बड़ी चीज है कि मृदा आपका स्वस्थ रह जाएगा। तब जी जितना हम यूरिया डाल रहे हैं, यूरिया से
ऊसरपन हमारे जमीन के अंदर जो है पैदा हो रहा है, केचुआ मरे जा रहे हैं सब। तो नैनो यूरिया का जो दुष्प्रभाव जो है मिट्टी पे कोई नहीं है? कोई दुष्प्रभाव नहीं है, सीधे फसल लेता है और इसमें वैसा कोई तत्व नहीं है जो जमीन को हमारा बंजर बनाए। मतलब एक चीज समझ में आई कि मतलब अगर गेहूं की खेती करना है या किसी भी फसल की खेती करना है तो सबसे जरूरी है कि हम जैविक उर्वरकों का प्रयोग ज्यादा करें, जैसे गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट की खाद या बकरी की खाद, मुर्गी की खाद, इस तरह की खाद का प्रयोग मतलब पहले मिला करके कर लेना है। देखिए भैया, हम इसलिए कर रहे हैं कि हमको खाना भी है, मार्केट में भी भेजना है जी। और ये सब नहीं कहनी चाहिए। आज वैज्ञानिक सिर्फ ये कहते हैं कि धुआंधार उत्पादन करो, ये दुष्प्रभाव की बात नहीं करते। मैं जो दे रहा हूँ, मैं अब ऐसे जान लीजिए कि दूध आप खाते हैं तो दूध में भी यूरिया का अंश मिल रहा है, जो पेस्टिसाइड हम डाल रहे हैं वो दूध में भी मिल रहा है। घर का भले गाय हो, शुद्ध दूध हमको नहीं मिल पा रहा है, तो हमको तो बचना पड़ेगा। खाने के लिए तो कोशिश हो कि उसमें बिल्कुल किसी तरह का रसायन न डालें। और टोटल जो है गोबर की सड़ी हुई खाद और बकरी की खाद, मतलब इस तरह की खादों पर ही बहुत बढ़िया उत्पादन लिया जा सकता है। और जो है नैनो जो आगे है, नैनो का स्प्रे करके आप भरपूर उत्पादन ले सकते हैं। तो उसमें कोई ये नहीं है। अब रही बात कि यदि आप देख रहे होंगे, आप जो सब्जी उगा रहे हैं जिसमें रसायन पड़ा हुआ, उसमें स्वाद है? बिल्कुल स्वाद नहीं मिलता, स्वादहीन हो गया है। जो धान आप सुगंधित उगा रहे हैं उसमें जो है पेस्टिसाइड और जो है आप यूरिया और डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ स्थिति ये बन रहा है कि उसका सेंट गायब हो जा रहा है। जी जी। तो इसका को बचाने के लिए आपको जैविक की तरफ जाना पड़ेगा, तब जो है आपका ये सुगंध भी बरकरार रहेगा और जो भोजन आपको मिलेगा वो साफ सुथरा मिलेगा। हमारे किसान भाई बहुत से ऐसे हैं जो रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, खासतौर पे दानेदार यूरिया चाहे दानेदार डीएपी का, वो अभी नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का प्रयोग करने से बचते हैं। उनके लिए आपका क्या सलाह रहेगा? देखिए, इसलिए बचते हैं कि उनके पास अभी अज्ञानता है जी। वो जो एक किसान के पास एक धारणा बनाओ कि काम नहीं कर रहा है जी। हम जितना ज्यादा यूरिया डालेंगे उतना जो है हमारा फसल हरा भरा होगा और उतना रोग उस पर अटैक करेगा, क्योंकि बढ़ तो गया जी। हरा भरा जब बढ़िया होगा तो देखने में जब आकर्षण होगा तो कीड़े मकोड़े भी उस पर ज्यादा आकर्षित होंगे। सबसे दिक्कत यह है कि जब हम उस तरह की व्यवस्था करेंगे तो कीड़े मकोड़े आकर्षित होंगे और तना बढ़ जाएगा, तो उसमें जो उसमें ओज होना चाहिए, जो सहनशीलता होनी चाहिए, वो कम हो जाता है, तो रोग उसके तरफ जो है बढ़ जाता है। तो अगर इस विधि से मतलब ठीक से ऐसे अगर उत्पादन लिया जाए तो जो आप सुवाट्स की वैरायटी बता रहे थे, क्या नाम आपने बताया उसका? सुवाट्स 13 है, सुवाट्स 35 है। तो सबसे बड़ी चीज है कि उसका उत्पादन लोगों ने तो जो है 80 कुंटल हेक्टर तक लिया है। अच्छा अच्छा। जो मैं एक सज्जन को 10 किलो बीज दिया था जबरदस्ती, एक ब्लॉक स्टाफ है और वो ले जा करके राजा तालाब में आपके जो है बनारस, उनका मकान ही वही है, तो जो है 8 बीसे में उन्होंने बुआई किया और मड़ाई जब हुआ तो जो है आपका 8 कुंटल गेहूं मिल गया उनको। 8 बीसे? 8 बीसे। अरे वाह, क्या बात। तो आप देख रहे हैं किसान भाइयों, ऐसी ऐसी वैरायटियां हमारे क्षेत्र में हैं। तो अगर आपको इसका बीज कहीं से मिल जाता है तो उसको लेकर के आप बुआई कर सकते हैं। समय चल रहा है, आज 24 नवंबर 2024 को हम यह वीडियो बना रहे हैं। तो इस समय गेहूं की ज़बरदस्त बुआई चल रही है, कहीं कहीं धान की कटाई चल रही है। कटाई होने के बाद जैसे ही गेहूं की बुआई हो तो निश्चित रूप से इन सारे शस्य क्रियाओं का पूरा ध्यान रखें, कब क्या करना है, समय से सिंचाई और समय से उर्वरकों का प्रबंधन करें, तो निश्चित रूप से आप खुशहाल होंगे और अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो अगली गोष्ठी में आप लोगों का जो रिएक्शन रहेगा, जो कमेंट रहेगा, उसके आधार पर अगला रविवार को हम लोग फिर वीडियो बनाएंगे इसी प्रकार से। अच्छा, ये एक जानकारी आपसे और चाहिए था। जी जी बताएं। जहाँ पानी की उपलब्धता नहीं है वहाँ गेहूं का उत्पादन जो किसान भाई वो कैसे करें? देखिए, आज थोड़ा सा दिक्कत ये हो रहा है कि एक वैरायटी था C306,
C306। हाँ, ये असिंचित क्षेत्रों के लिए ही वैरायटी निकाला गया था। और इसके बाद एक दो वैरायटी अभी आई है, कुछ BHU का भी एक दो वैरायटी है जिसका नाम मुझे ख्याल नहीं पड़ रहा है। और कुछ जो है वैरायटी राजस्थान में भी है उस तरह का, जो असिंचित दशा में बो करके अच्छा उत्पादन ले रहे हैं लोग, लेकिन उत्पादन कम होता है। लेकिन C306 यदि सिंचित क्षेत्र में लेके गए हैं तो 40 से 50 कुंटल तक जो है उसका भी उत्पादन मिला है लोगों को पर हेक्टेयर। लेकिन ऐसे जो है 20 कुंटल 25 कुंटल जो है मिल जाता है। खाने में बहुत मुलायम और बहुत जो है बेहतरीन स्वाद का गेहूं है ये। यदि मिल जाए किसान भाई को तो बोएं, और इसका जो है पूरी और जो है पराठा तक गजब की बनता है इसका, बहुत बेहतरीन है। और कुछ जो है राजस्थान की वैरायटियां हैं राज करके, तो वो सब वैरायटी यदि असिंचित क्षेत्र में करना है तो किया जा सकता है। अब रही बात कि यदि वो वैरायटी नहीं मिल रहा है तो कुछ ऐसे जेल आ गए हैं। जेल, हाँ, गेहूं के साथ जो है बुआई करके और उससे लाभ लिया जा सकता है। जेल क्या होता है, कुछ किसान भाई? देखिए, अब ये सब नहीं कहना चाहिए क्योंकि केमिकल तो है। अब हाँ। अच्छा, ये बच्चों को जो आप पहनाते हैं, क्या पहनाते हैं आजकल चलन में आ गया कि सारा पेशाब उनका जो पैम्पर्स करेंगे, पैम्पर्स, उसमें देखिए क्या चीज है, कभी ध्यान दिए उस पर? नहीं, कभी तो इतना बारीकी से नहीं देखा गया। ये एक तरह की दाना है वो, और जब ही पानी पाएगा पूरा सोख लेता है वो। तो उसी वही तत्व जो है वो जेल की जो बात मैं कर रहा हूँ, वो बिक रहा है 1700-1800 रुपए केजी के हिसाब से बिक रहा है मार्केट में। उसको साथ में जो है बुआई आप कर दीजिए, वो पानी लेकर के जो है अपने पास संरक्षित कर लेगा। और जैसे जैसे हमारा गेहूं को जो है पानी की आवश्यकता पड़ते जाएगा, उससे धीरे 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 गेहूं और जेल को एक में मिक्स कर बिल्कुल बो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे जमीन से खींच के अपना ऑब्जर्व रखेगा। अब जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा गेहूं अपना उससे ले लेगा, और ले लेगा तो उत्पादन आपको मिल जाएगा। परसेंटेज कुछ मिल रहा है लोगों को, इसका लाभ ले रहे हैं जी। तो इस तरह से अगर गेहूं की खेती किया जाए किसान भाइयों, तो निश्चित रूप से सफलता हाथ में मिलेगी। और आप लोग अगले वीडियो के लिए जरूर कमेंट कीजिएगा कि अगले रविवार को हम लोग कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाएं जिससे आप लोगों को ज़्यादा लाभ हो सके। तो इसी के साथ आज की गोष्ठी को हम लोग समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान।